आफ्टरनून। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा विषय है समकालीन भारत और शिक्षा। समकालीन भारत और शिक्षा से संबंधित हमने पिछली कक्षा में त्रिभाषा का जो सिद्धांत था उसमें किस प्रकार से संशोधन किया था उसका तीसरा पॉइंट हमने देख लिया था। उसी के आगे जो संशोधन किया गया था वो किस प्रकार से किया गया है, उसमें कौन कौन से मुख्य प्रस्ताव जोड़े गए हैं, कौन कौन से मुख्य बिंदु उसमें सम्मिलित है, वो सारी की सारी चीजें हम आज के इस टॉपिक में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भावात्मक एकता समिति। भावात्मक एकता समिति 1962 द्वारा संशोधन। यानी कि जो त्रिभाषा समिति में किस प्रकार से संशोधन हुआ और संशोधन के बाद में जो प्रतिरूप हमारे सामने आया है वो कुछ इस प्रकार से है, जिसका नाम क्या रखा है, भावात्मक एकता समिति 1962 द्वारा संशोधन। अब इसमें किस प्रकार से मुख्य बातों को, कौन से मुख्य प्रस्तावों को जोड़ा गया है, भाषा से संबंधित शिक्षा के अंतर्गत, तो वो सारी की सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर। पहला जो जोड़ा है वो जोड़ा है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक कौन कौन सी चीजें जुड़ी है कि छात्रों पर एक से अधिक भाषाओं के अध्ययन का भार नहीं थोपना है। एक से ज्यादा भाषा नहीं होनी चाहिए छात्रों के लिए। जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक, वो कौन सी कितनी भाषाओं का अध्ययन करेंगे, वो केवल एक ही भाषा का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा भाषाओं का अध्ययन नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी अलग ही कोई भाषा का अध्ययन कराना चाहता है वो विद्यालय तो अलग बात है, लेकिन मुख्यतः एक से ज्यादा भाषा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा किस प्रकार से होनी चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा है, जो त्रिभाषा सूत्र है, लागू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस स्तर के बाद अनेक छात्र अपना अध्ययन कार्य छोड़ देते हैं। जो पिछली कक्षा में हमने त्रिभाषा सूत्र पढ़ा था वो यूं कह रहे हैं भावात्मक एकता समिति वाले कि भाई उच्च प्राथमिक स्तर पर ही वो जो त्रिभाषा वाला जो सूत्र था उसको लागू कर देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद में उच्च प्राथमिक स्तर यानी ऑलमोस्ट 8वीं के बाद में बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं। 8वीं तो पहले तो 8वीं तक की ज्यादातर बहुत ज्यादा ही मान लेते थे, है ना। तो बच्चे पुराने जमाने में क्या करते थे, 8वीं के बाद में विद्यालय छोड़ देते थे। तो इसलिए जो त्रिभाषा का सूत्र है ना, इनको तीनों भाषा का ज्ञान कम से कम 8वीं तक तो दे ही देना चाहिए, ऐसा इस समिति में कहा गया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट किस प्रकार से क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी दो संपर्क भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। कि जो भी बच्चे 8वीं तक है, 6ठी से 8वीं तक के बच्चों को, ठीक है, कौन कौन सी भाषा को ज्ञान कराना चाहिए, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान कराना चाहिए और हिंदी भाषा का ज्ञान कराना चाहिए। कि भाई उनको त्रिभाषा सूत्र वाला तो ज्ञान देना ही चाहिए। साथ ही साथ में उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान कराना चाहिए और हिंदी भाषा का भी ज्ञान कराना चाहिए। चौथा पॉइंट है कि अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को देवनागरी लिपि तथा क्षेत्रीय लिपि में सीखने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, जिससे कि छात्र 3 भाषाएं पृथक लिपियों में अध्ययन कर सके।
यानी कि जो अहिंदी भाषी क्षेत्र है भाई, जहाँ पर हिंदी चलती ही नहीं है, वहाँ पर जो हिंदी की लिपि वहाँ पर जरूर उनको बतानी चाहिए, ठीक है। देवनागरी जो लिपि है वो जरूर बतानी चाहिए, और साथ ही साथ में जो उनकी जो क्षेत्रीय भाषा है ना, उसकी भी लिपि बतानी चाहिए, जो कि देवनागरी भाषा में बतानी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि वहाँ के बच्चे लिपियों का ज्ञान कर सकेंगे और त्रिभाषा सूत्र को भी आसानी से समझ सकेंगे। अच्छा, लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि निम्न माध्यमिक स्तर, ठीक है। एक तो माध्यमिक स्तर तो क्या हो गया 10 के बाद वाला, अब हम यहाँ पर माध्यमिक स्तर देख रहे हैं। निम्न माध्यमिक यानी कि जो 9वीं 10वीं की कक्षाएं हम निम्न माध्यमिक स्तर में ले सकते हैं। कि निम्न माध्यमिक स्तर जो कक्षा 9 से 10 तक चलती है, इसमें 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। कितनी भाषाओं का अध्ययन होना चाहिए? 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से होना चाहिए 9वीं 10वीं की कक्षाओं तक। तो ये था 5 पॉइंट हमारे, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंस थी इसमें मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि भावात्मक एकता समिति 1962 द्वारा संशोधन किए गए थे। जो भी त्रिभाषा जो सूत्र था, जो हमने पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ा दिया था गूगल मीट वाली क्लास पे, उसके आगे का आज का हमारा टॉपिक है, और इसमें मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से वो जो त्रिभाषा सूत्र में संशोधन किए गए, किस प्रकार से उसमें कमियां पाई गई और किस प्रकार से उन कमियों को दूर किया गया हमारे आज के इस टॉपिक में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं भाषाओं का अध्ययन। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और भाषाओं का अध्ययन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और भाषाओं का अध्ययन आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो आप इसको जूम करके भी देख सकते हैं, और साथ ही साथ में आप अपनी क्वालिटी वहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट आएंगे राइट हैंड साइड पे, उस पर जाकर उसकी क्वालिटी पे आप चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो भी ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा गया है वो आपको एकदम इजीली साफ साफ दिखेगा। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 एवं भाषाओं का अध्ययन है, इसमें उस समय जो तात्कालिक केंद्रीय सरकार थी, यानी कि 1968 में जो भी उस समय की जो भी सरकार थी तत्कालीन, है ना, कौन सी सरकार थी? केंद्र सरकार। उस समय जो भी केंद्रीय सरकार थी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने त्रिभाषा सूत्र को सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया। त्रिभाषा का जो सूत्र था उसको स्वीकार कर लिया था। उस समय की जो सरकार थी 1968 की जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया था, और इसके पश्चात माध्यमिक स्तर पर निम्नलिखित भाषाओं को अध्ययन के लिए अंतिम रूप प्रदान किया गया था। भाई त्रिभाषा के सूत्र को तो उन्होंने प्रदान किया, हाँ भाई 3 भाषाएं तो बच्चों को सीखनी ही चाहिए। तो इसके बाद में माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया कि भाई माध्यमिक शिक्षा पर ये 3 भाषाएं किस प्रकार से बच्चे सीख सकते हैं। तो इसके लिए फिर आगे उन्होंने कार्रवाई की और आगे का प्रस्ताव हमारे सामने आया। जो आगे का प्रस्ताव किस प्रकार से हमारे सामने आया वो हम देख लेते हैं। तो उन्होंने जो पहला पॉइंट उस समय की 1968 वाली सरकार ने जो पहला पॉइंट जो उन्होंने रखा वो था हिंदी भाषी राज्य के लिए। पहला पॉइंट किसके लिए रखा था? हिंदी भाषी राज्य के लिए। जिन राज्यों में हिंदी भाषी राज्यों के लिए, जिन राज्यों में हिंदी बोली जाती है उनके लिए कौन कौन से वहाँ के बच्चों को भाषा पढ़नी चाहिए, वो हम चीजें पढ़ेंगे कि हिंदी भाषी राज्यों के लिए। अब इसमें A, B, C 3 भागों में इसको बांटा गया है। हम अ, ब और स करके समझ सकते हैं। आप A, B, C भी लिख सकते हैं, या फिर इसको रोमन संख्या में 1, 2, 3 भी कर सकते हैं। तो पहला जो है
हिंदी भाषी राज्यों के लिए जो पहला जो भाषा जो होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? हिंदी होनी चाहिए। दूसरी जो भाषा होनी चाहिए कौन सी होनी चाहिए? अंग्रेजी। और तीसरी जो भाषा होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए? वो तीसरी भाषा होनी चाहिए कि एक आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें दक्षिण की कोई भी एक भाषा अनिवार्य हो। आधुनिक भारतीय भाषा जिसमें दक्षिण की कोई भी एक भाषा अनिवार्य हो। ठीक है, आधुनिक भारतीय भाषा में दक्षिण की कोई भी एक भाषा होनी चाहिए जो कि अनिवार्य रूप से कार्य कर रही हो। अनिवार्य रूप से कार्य कर रही हो यानी कि दक्षिण की कोई भी एक भाषा को बच्चों को पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है इन केस, क्योंकि यदि बच्चे दक्षिण की भाषा समझेंगे तभी दक्षिण से जुड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा भारत एक है तो दक्षिण भी उसी का ही एक हिस्सा है। इसलिए दक्षिण की भाषाओं को भी अनिवार्य कर दिया गया है। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो था हिंदी भाषी राज्यों के लिए। दूसरा है अहिंदी भाषी राज्यों के लिए। दूसरा है अहिंदी भाषी राज्यों के लिए। अब इसमें भी हम अ, ब और स कर जोड़ सकते हैं। अब में है हिंदी और अंग्रेजी तो भाई अनिवार्य है ही, हिंदी तो उनको पढ़नी ही है और साथ ही साथ में उनको अंग्रेजी भी पढ़नी है। और क्या पढ़ना है? और एक क्षेत्रीय भाषा, उनके वहां की कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अहिंदी भाषी राज्यों के लिए जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती। अब जो है कि भाषाओं के विकास के लिए निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए थे। इसके बाद में ये उनका प्रस्ताव था कि भाई जहाँ पर हिंदी बोली जाती है उन राज्यों के लिए कौन सी भाषा बोलेंगे और जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती है उन राज्यों के लिए कौन सी भाषा बोलेंगे, यानी कि बच्चे कौन सी भाषा पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में जो भाषाओं का विकास हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। और साथ ही साथ में हम उससे संबंधित जो भी उसमें विचार प्रस्तुत किए गए थे वो भी हम कल की क्लास में क्लियर कर लेंगे, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब।